हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जन्मेजय पांडे आप लोगों के सामने एनसीईआरटी सीरीज़ की अगली क्लास लेकर के आया हूं। पिछले चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, चीज़ों को समझा और इसी क्रम में अगला चैप्टर जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को हम लोग इस बार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर है क्या? इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब ये हो गया, पिछले चैप्टर में हमने ये जाना कि बिग बैंग के बाद हमारी पृथ्वी बनी कैसे, और पृथ्वी का फॉर्मेशन तो हो गया। फिर हमने ये भी जाना कि जो कोर के हिस्से हैं वो सबसे ज़्यादा डेंस हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व है इनका है, और जितना बाहर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उतना अधिक हमारे पास क्या आ रहा है, लोअर डेंसिटी आ रही है, कम घनत्व की चीज़ें आ रही हैं। कैसे हुआ था ये सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले टर्न पे अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और एक दो चैप्टर समाप्त हो जाए तो मैं इन सबका एक समरी और नोट्स के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस की भी इनको एक प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए पहले आते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, समझते हैं क्या है। पिछले टर्न में एक मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर जाना तो आसान है बट नीचे जाना बहुत कठिन है। कारण क्या है? जैसे जैसे हम लोग नीचे अर्थ में अंदर की ओर जाते हैं, यहां अंदर की ओर जाने पर प्रेशर, दाब और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कि इसके अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर हम अर्थ की स्टडी कैसे करें? कैसे हमें पता चला कि ये आज के समय में आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं कि ये बीच में सबसे कोर है, इसके ऊपर मेंटल है, इसके ऊपर क्रस्ट है, ये सब हमें कहाँ से पता चला? इसी की जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। आइए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं। करो, व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ अर्थ? मतलब कि कह रहा है कि आप इस पृथ्वी के प्रकृति के बारे में आप क्या समझते हैं? डू यू इमेजिन it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a thick cover of rocks? कह रहा है कि आप इस पृथ्वी को क्या समझते हैं? क्या ये पूरी की पूरी तरह से एकदम सॉलिड है, ऐसे एक सॉलिड बॉल है, या फिर ऐसे है कि हॉलो है, एक ऊपर खूब मोटी सी परत है रॉक की और अंदर पूरी के पूरी तरह से खाली है? क्या इन दोनों में से किसी एक तरह से है? अगर Have you ever seen photographs of image of volcanic eruption on a television screen? जाहिर सी बात है, वोल्केनिक इरप्शन आप लोगों ने देखा होगा कि वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, और नहीं कुछ तो मूवी वगैरह में देखा होगा कि वोल्केनो कैसे निकलते हैं, तो बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है, ये पूरा ऐसे यहाँ से अंदर का सारा चीज़ बाहर निकलता है। साथ ही साथ क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, लावा जिसको कहते हैं, यहाँ पर लावा होता है, ये हमारा क्या है? वोल्केनो होता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर कह रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन भी, कैन यू रिकलेक्ट द इमरजेंस ऑफ हॉट मॉल्टन लावा? मतलब ये खैर एक सवाल है, चूंकि एनसीईआरटी है तो ये कुछ करके सीखो वाले हिसाब किताब पर चलता है। चलिए यहां से आते हैं। द कन्फिगरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ लार्जली प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ है, पूरे अर्थ का जो सरफेस है, ये ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह किस चीज का परिणाम है? तो याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारा सरफेस बना है, अर्थ का जो सरफेस बना है, ये सरफेस डिपेंड करता है कि जो अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, अंदर चीजें घटित हो रही हैं, अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं पर ही डिपेंड करता है हमारा अर्थ का सरफेस कैसे बनेगा। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक? तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कि बिना अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ हुए या अंदर कोई प्रोसेस हुए हमारे अर्थ का सरफेस ऐसा नहीं हो सकता। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। हमारे जो पृथ्वी का जो शेप है, आकार है, या पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, लैंडस्केप का मतलब जो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, इसको बनाने का काम, या जो आज हम देखते हैं, ये काम दो चीजों से हुआ है, दो चीजों से। एक है एक्सोजेनिक प्रोसेस और एक है एंडोजेनिक प्रोसेस। अब ये एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक क्या है? एक्सोजेनिक को हिंदी में कहते हैं बहिर्जात और एंडोजेनिक को कहते हैं अंतर्जात। तो ये बहिर्जात और अंतर्जात क्या है, हम इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर दो तरह के बल लगते हैं, एक है एक्सोजेनिक और एक है एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक का मतलब है बहिर्जात और एंडोजेनिक का मतलब अंतर्जात। अब ये क्या है समझते हैं।
मान लीजिए सपोज करिए, चलिए सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ के हम ऊपरी सतह को देखें, ऊपरी सतह को, तो ये हमारा क्रस्ट हो गया। ऊपरी हिस्से को हम ऐसे मान लें कि ये हमारा क्रस्ट हो गया। ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। एक मिनट रुक जाइए। ये जो ऊपर का क्रस्ट है, ऊपरी वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कैसे बने होंगे? यहाँ अंदर हमारा कोर होगा और यहाँ पर मॉल्टन लावा किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, लेयरिंग कैसी होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। बस मैं इतना कह रहा हूं, अंदर कुछ तो हलचल हुई होगी इनके बीच, तभी तो यहां से कहीं ना कहीं से हमारे वोल्केनो के फॉर्म में चीजें बाहर निकल रही हैं। तो अगर ये बाहर निकल रही हैं तो कहां से निकल रही है? अंदर। अभी अंदर क्या हुआ है? तो अंदर के जो प्रोसेस हुए हैं इनको बोला जा रहा है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक। और जो बाहर, अब ये बाहर लावा आएगा, लावा आएगा तो पिघलेगा, पिघल करके ये फैलेगा और फैल करके क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। और ये जो सॉलिड बन रहा है इसने इस शेप को क्या किया? एक नया शेप जनरेट कर दिया। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे कहते हैं एक्सोजेनिक। तो जो पृथ्वी के सतह पर चीजें हो रही हैं वो एक्सोजेनिक कहलाएंगी, और जो पृथ्वी के अंदर से चीजें चल रही हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी? एंडोजेनिक कहलाएंगी। बस इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस, इनको समझते हैं। देखिए, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं, शेपिंग द लैंडस्केप। शेपिंग द लैंडस्केप मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, धरातल है, उसको बनाने का काम करते हैं। इसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, इसको भू निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। भू निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है तो ध्यान देना है। एक्सोजेनिक जो फोर्स होते हैं, मतलब बाहर से लगने वाले बल, पृथ्वी के बाहर से, पृथ्वी पर बाहर से जो लगने वाले बल हैं, जो बाहर से लगने वाली चीजें हैं जो इस पृथ्वी के शेप को प्रभावित कर रही हैं, इफेक्ट डाल रही हैं, उसको एक्सोजेनिक फोर्स कह रहे हैं। और जो अंदर से बल लग रहे हैं, जो पृथ्वी के शेप को एक नया स्ट्रक्चर या फिर नया लैंडफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कह रहे हैं। तो जो बाहर से बल लग रहा है वो दो प्रकार के, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। अपक्षय और अपर्दन। ध्यान से देखिएगा, वेदरिंग और इरोजन क्या होते हैं? ये है अपक्षय और ये है अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय क्या है? अपक्षय का मतलब है कि जैसे आपने रॉक्स की बात करते हैं, मान लीजिए कोई रॉक है, कोई रॉक है। अब ये क्या है? धूप में भी पड़ा है, गर्मी में पड़ा है, ठंडक में पड़ा है। जब इस पर सनलाइट पड़ रहा है, जब इस पर सनलाइट पड़ रहा है तो जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा, ऊष्मीय प्रसार। जब गर्म होगी चीज तो ये क्या होगी? फैलेगी, फैलेगी। और जब मान लीजिए यहाँ पर आपका शाम को ठंडक हुई, शाम को यहाँ पर मौसम ठंड हुआ, तो यहाँ पर पानी की कुछ बूंदें भी जम सकती हैं। तो ध्यान देना है। अब यहाँ याद रखना है कि ये बार बार धूप और बार बार गर्मी और हवा, इन सबसे चीजें क्या हो जाएंगी? क्रैक हो सकते हैं। और जब ये क्रैक होंगे तो ये टूट जाना, अपनी ही जगह पर टूट जाना, ये क्या कहलाएगा? वेदरिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वेदरिंग कहलाएगा। अब टूटे हुए, मान लीजिए रॉक्स टूट गए, ऊपर से ये खंडित हो गए हैं किसी तरह से। टूटने के बाद पानी बरसा, यहां पर प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई। बारिश हुई तो ये इसको लेकर के बहा करके चली गई। ये जो बह जाने, फ्लोटेशन है, इसका फ्लो हो जाना, जो भी डिपोजिशनल चीजें हैं उनका फ्लो हो जाना, वो क्या कहलाएगा? इरोजन कहलाएगा। तो दो चीजें हैं, एक है वेदरिंग और एक है इरोजन। वेदरिंग का मतलब अपक्षय, वहां चीजों का टूटना, और इरोजन का मतलब होता है वहां से उसको बहा ले जाना। अब ध्यान से समझिएगा। वेदरिंग हमारे तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब होता है कि जो फिजिकल प्रोसेस से चीजें टूटे। फिजिकल प्रोसेस का मतलब जैसे धूप से टूट गए, ठीक, या फिर पानी बरस गया, पानी बरसा रात को, आपको कहीं किसी बर्फीले इलाके में पानी बरसा, यहाँ पानी बरसने पर अंदर पानी जमा हो गया इनके छेदों में, दरारों में, और शाम को जब बर्फ बना तो याद रखिएगा, पानी का जो वॉल्यूम होता है, पानी का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो अगर उतना ही पानी को हम लोग बर्फ में कन्वर्ट कर दें तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। बर्फ का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके अंदर, इन दरारों के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर रात को ये बर्फ बन जाता है तो इसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो ये इस पर टेंशन डालेगा, इन चारों तरफ टेंशन डालेगा तो ये टूट सकते हैं। तो ये जो फिजिकल, इसको भाई फिजिकल प्रोसेस से मतलब कि धूप, गर्मी, बरसात, इन सब चीजों से अगर चीजें टूट रही हैं तो वो फिजिकल प्रोसेस में आएंगी। अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि पानी जमा हुआ, अब आयरन है मान लीजिए, तो उसने क्या बना लिया? आयरन ऑक्साइड बना लिया। आयरन ऑक्साइड जो बनाया, इसका भी आयतन बड़ा होता है, और चूंकि ये थोड़ा सा ब्रिटल नेचर का होता है, ब्रिटल का मतलब क्षणभंगुर जिसको बोलते हैं, क्षणभंगुर, जल्दी टूट जाता है। तो जैसे ही आयरन ऑक्साइड में बदला, अब ये कैसे बनेगा? जब इसमें पानी आया तो यहाँ केमिकल परिवर्तन हुए हैं,
इस प्रकार का परिवर्तन। अब ये क्षणभंगुर होगा तो जो आयरन ऑक्साइड बनेगा ये क्या करेगा, चट्टान को और कमजोर करेगा और जल्दी टूटेंगी। तो ऐसे प्रोसेस हमारे किस में चले जाएंगे, केमिकल प्रोसेस में चले जाएंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो वेदरिंग होती है वो क्या है कि जो सजीवों के द्वारा हो रही है। भाई जैसे मान लिया गया, मान लीजिए कोई स्लोप है, यहाँ स्लोप है, यहाँ चट्टान थी, चट्टानों के बीच में क्या थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे, ग्रेजिंग करा दी गई, भेड़ बकरी आई, ये चर के चली गई तो ये साफ हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर घास के मैदान नहीं रहेंगे तो जो पानी पड़ेगा, जो पानी रुकना चाहिए तब वो रुकेगा नहीं, वो इस पर सीधे ये ओपन हो गया पूरी तरह से, हमारा जो चट्टान है वो ओपन हो गया। और अगर चट्टान ओपन हो गया है तो इस पर पानी का प्रभाव सीधे पड़ जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल की वजह से हुआ, या फिर सजीवों के द्वारा जो काट दिया गया, मान लीजिए पेड़ है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर दिया गया, तो जो ये हमारा जो ग्राउंड था वो अभी तक जो पेड़ पौधों से ढका हुआ था, इसके काटने से ये पूरी तरह से क्या हो गया, बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो इसकी वेदरिंग हो सकती है। तो ये किस प्रोसेस से हुआ, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। और भी कई कारण है, बस मैं एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है मैं बता रहा हूँ। इनसे वेदरिंग होगी। वेदरिंग का मतलब हो जाएगा टूटना, अपक्षय, इसको बोलते हैं अपक्षय। और ये होता है अपर्दन। अपर्दन में क्या होता है, अपर्दन में चीजें बहेंगी। कैसे, अब मान लीजिए कहीं पहाड़ का स्लोप है, देखिएगा कौन कौन बहा सकता है, आइस। कहीं पहाड़ का स्लोप है, यहां पर अपक्षय हुआ है, चीजें यहां पर टूट के पड़ी हैं, और इसके ऊपर स्नोफॉल हुआ तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए कवर हो गया, ढक गया। ठीक, अब स्नोफॉल एक अमाउंट से ज्यादा हो गया तो ये नीचे की ओर सरकेगा। तो ये जब नीचे की ओर सरकेगा तो अपने साथ साथ नीचे की भी जो अपक्षय हुई चीजें, वेदर वही चीजें हैं, वो भी लेकर के जाएगा। तो ये आइस हो जाएगा। हिमानी से बोलते हैं, हिमानी से, यहाँ हिमानी से आपका अपर्दन हो रहा है। रिवर पानी है, सेम वही है। नदियां हैं, नदियां जब अपने साथ चलती हैं तो अपने साथ चट्टानों को काटती हुई, पहाड़ों को काटती हुई, उनके साथ जो है अपने साथ डिपोजिशन लेकर के आगे बढ़ती हैं। ये नदियों द्वारा अपर्दन हो गया। समुद्र के द्वारा, समुद्र के तट जो होते हैं जैसे क्लिफ वगैरह होते हैं, तो यहाँ से जो लहरें होती हैं, लहरें मार मार करके ये पत्थर को, यहाँ की जो चट्टानें होती हैं इनसे इनका अपर्दन करती रहती हैं। ये सी द्वारा हो गया। ये विंड है, सॉरी ये विंड है। विंड के द्वारा कैसे होगा, विंड के द्वारा ये हो गया कि कहीं पर किसी मैदान में यहाँ पर चीजें टूट करके पड़ी हुई थी, हवा चली जोर की, हवा चली तो ये अपने साथ इनको भी उड़ा करके ले गई, ये विंड के द्वारा हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर, ये पढ़ेंगे हम लोग कि जहां पर कास्ट मृदा होती है, जहां पर चूना पत्थर ज्यादा होता है पानी में, वहां नदियां जो है अंडरग्राउंड चली जाती हैं और वहां पर ये अपर्दन करती हैं, अंदर की चीजों को घुल जाती हैं ये चीजें, और घुल करके ये पूरा अंदर एक शेप बनाती हैं। वहां पर हम लोग लैग्नेट वगैरह पढ़ेंगे तो वो खैर आगे की चीजें हैं। बस मैं अभी बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये चीजें क्या है, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये मत भूल जाइएगा कि ये सब एक्सोजेनिक है। क्यों एक्सोजेनिक, आप जरा देखिएगा यहाँ जब वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ये सब कहाँ हो रहा है, क्या पृथ्वी के अंदर, नहीं नहीं, ये पृथ्वी के बाहर की चीजें हैं, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, एक्सोजेनिक बोला जा रहा है। एंडोजेनिक क्या है, जो पृथ्वी के अंदर हो रही है। पृथ्वी के अंदर दो तरह की चीजें होंगी, या तो सडन होगा कोई चीज और या तो डायस्ट्रॉफिक होगा। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब हो जाएगा क्या, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। एकदम रट लीजिएगा, एक ही नंबर में ये सवाल दे देता है ऐसे, डायस्ट्रॉफिक। तो डायस्ट्रॉफिज्म मतलब हो जाता है स्लो प्रोसेस, ये स्लो होता है। सडन चेंज, अब सडन चेंज क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के अंदर ये धरातल था हमारा, यहां धरातल में अंदर कुछ चीजें हुई। अब क्या, कैसे भूकंप आते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो भूकंप का आना है, ऐसा तो है नहीं भूकंप आते आते 5-10 साल लग जाते हैं और फिर एक दिन भूकंप आता है, नहीं, भूकंप अचानक आता है। रात में सोए, सुबह उठे, पता चला भूकंप आया था। तो ये क्या है, हमारे अर्थक्वेक है। हाँ, पता चले कि जो है रात में सोए रह गए तो अर्थक्वेक हो जाता है। ये वोल्केनो में भी इरप्शन जो है ये सडन में ही आते हैं। जहां पर चीजें लाखों साल, हजारों साल ले रही हैं, यहां पर ये कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में ये वोल्केनो अपना इरप्शन दिखा देता है। तो उस हिसाब से ये सडन हो जाती है। नहीं, हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। पिछले टर्म में अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो की बात हम लोग कर रहे थे। तो उसके कंपैरिजन में 2-4 महीने, 2-4 साल क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक, तो हमारे पास सडन चेंज में कौन कौन आ सकते हैं, सडन हमारा अर्थक्वेक है और वोल्केनो। अगला हमारा डायस्ट्रॉफिज्म, स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस में कौन होते हैं, स्लो प्रोसेस में दो प्रोसेस आते हैं। एक को कहते हैं एपीरियोजेनिक, जिसको महादेश जनक या महाद्वीप जनक कहते हैं। महाद्वीप जनक, ये याद रखिएगा, ये सब सवाल एक एक नंबर के आपके एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान देना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। डायस्ट्रॉफिज्म स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है पूछ लेगा तो स्लो प्रोसेस है।
स्लो प्रोसेस है। यह दो प्रकार का होता है, एक में महादेश जनक और एक में पर्वत जनक, मतलब ओरोजेनिक और फिर एपेरियोजेनिक। अब ओरोजेनिक एपेरियोजेनिक क्या है, देख के ही लग रहा है इसमें महाद्वीप का निर्माण होगा, महाद्वीप बनेंगे, कॉन्टिनेंट बनेंगे, मतलब ऐसे लैंड बनेगा, लैंडस्केप। और इसमें क्या होगा, पर्वत बनेंगे, इसमें क्या होगा, पर्वत बनेंगे। जो इन दोनों का बनना होता है ये क्या एक ही दिन में बन जाता है? रात को सोए पता चला कि जो है इंडिया के नीचे एक और नया महाद्वीप जन्म ले लिया, ऐसा तो होगा नहीं। बनने में इनको लाखों साल, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तो इसका मतलब ये जो है ये स्लो प्रोसेस है, ये बहुत टाइम लेते हैं। जैसे हमारा हिमालय ऐसा नहीं है कि रात में हम सोए रात में और सुबह पता चला कि जो है हम अफ्रीका से टूट करके आकर के यहाँ लग गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो ओरोजेनिक है ये इस तरह से नहीं बनाए जाते, ठीक। महादेश जनक जो होते हैं दो प्रकार के, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, शोर नहीं, चलिए देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी कुछ, हम आज जो वर्ल्ड का मैप देखते हैं, हम जो आज वर्ल्ड को देख लेते हैं, वो वर्ल्ड इसी तरह से नहीं था जैसा आज हमें दिखाई देता है। कि मतलब इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका, इधर हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप मिल जाता है, यहाँ अफ्रीका मिल जाता है, यहाँ एशिया मिल जाएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यहाँ अंटार्कटिका मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। अब ऐसा नहीं था तो फिर कैसा था? ऐसा जब नहीं था तो हमारे महाद्वीप जो थे वो, आपको एक समय ऐसा था कि जब सारे महाद्वीप जो है वो एक ही में लाई करते थे, मतलब एक लैंड था, बस एक लैंड था, एक लैंड मास था, मतलब एक जो है हमारा भूमि का क्षेत्र था, और एक जो है वो हमारा क्या था, वो सी बॉडी थी या वाटर बॉडी बोलिए इसको। एक जो थी वो क्या थी, एक वाटर बॉडी थी। ये जो लैंड मास था इसको हम लोग बोलते थे पैंजिया, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, पैंजिया। ये हमारा पैंजिया था। पैंजिया के बाद ये जो बॉडी थी, ये बॉडी हमारी टूटी। अब तो एक लैंड मास हमारा पैंजिया था, और जो ये वाटर बॉडी थी, इस वाटर बॉडी का जो नाम था वो था पैंथालासा। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ चुका है, नाम क्या था। तो याद रखना है, जो पूरी होल एक बॉडी थी, ये होल जो एक बॉडी थी वो हमारा क्या था, वो था पैंजिया। और जो एक जो वाटर बॉडी थी जिसमें पूरा पानी महासागर लगा हुआ था, वो था कौन सा, वो था हमारा पैंथालासा। तो पैंथालासा इसका नाम है। अब ध्यान से सुनिए, वाटर बॉडी का नाम क्या है, पैंथालासा। लैंड मास का नाम क्या है, पैंजिया। ये कब, ये था हमारा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस चल रहा है ये कब है, यहां लिख रहा हूं 225 मिलियन ईयर्स एगो। ध्यान से देखिए, 225 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब एक, मैं कह सकता हूं महाद्वीप, एक क्या है, महाद्वीप है। अब इसके बाद यहां से विभाजन शुरू हुआ, यहां से ये चीजें टूटी, पहले दो भागों में टूटी, यहां से ये दो भागों में टूटी, मतलब कि ये एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा ये ऊपर वाला हिस्सा बना। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा बना ये रहा हमारा कौन सा, लॉरेशिया, LAURA, ये एशिया नाम इसी पर पड़ा हुआ है, लॉरेशिया। इधर वाले को हिस्सा, इधर वाले को बोला गया लॉरेशिया, और जो ये हमारा साउथ का हिस्सा था इसको बोला गया, साउथ के हिस्से को बोला गया क्या, गोंडवाना लैंड। सुना होगा आपने, गोंडवाना लैंड। तो क्या बना, नॉर्थ के हिस्से को क्या बोला गया, लॉरेशिया, और साउथ के हिस्से को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये 225 मिलियन ईयर्स एगो के बाद जो है ये टूटा, और ये टूटे टूटे ये पूरा बन के अलग कब हुआ, तो लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब 150 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये हमारे पास कितने भाग मिले, दो भाग मिले। पूरी पृथ्वी पर जो लैंड मास था उसके दो भाग बने, एक कौन कौन सा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा अलग करूं, चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 150 मिलियन ईयर से गोद बना वो हमारे पास दो महाद्वीप आए, मतलब कि दो भाग बने लैंड मास के, एक नॉर्थ का हिस्सा एक साउथ का हिस्सा। नॉर्थ के हिस्से को क्या बोला गया, लॉरेशिया, और साउथ के हिस्से को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा। आगे के और चैप्टर होंगे जिनमें मैं बताऊंगा, इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। मैं बस केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा आज की पृथ्वी है वो पृथ्वी आज ऐसे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले से ही ऐसे थी। ये पृथ्वी पहले बहुत अलग थी, पूरी तरह से अलग। अभी जैसे मैंने बताया कि एक महाद्वीप थे,
2.25 मिलियन ईयर्स अगो, और 150 मिलियन ईयर्स अगो जो है इसके दो भाग हुए, लॉरेशिया और गोंडवाना। फर्दर इसमें डिवीजन हुआ, फिर 7 महाद्वीप बने, कैसे बने क्या बने वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बस मैं अभी बता रहा हूँ। अब ये डिस्कशन मैं ये बोल रहा हूँ यह समझाने के लिए कि एपेरोजेनिक मतलब महादेश जो है, ये महाद्वीप जो है ये धीरे धीरे करके बने हैं, बहुत टाइम लगा है। यहाँ टाइम देखिएगा 250 मिलियन ईयर्स है, मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स में 10 लाख साल होते हैं। अब 10 लाख साल का इसमें गुणा कर लीजिए तो सोच लीजिएगा कि ये कैसा प्रोसेस निकला, स्लो प्रोसेस। मतलब चाहे हमारा महाद्वीपों का बनना हो और चाहे पर्वतों का बनना हो, दोनों कैसे होते हैं, डैश टॉपिक होते हैं। ये सब क्या है, इनको हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्टिंग थियरी, तो वो अलग थियरी है, उसको हम लोग अलग, उसको छोड़ दीजिएगा, प्लेट ड्रिफ्टिंग थियरी वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। अभी हमारा आज का और जो टॉपिक है वो है हमारा क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि ये एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक जो होते हैं ये कैसे हमारे लैंडस्केप को क्या करते हैं, शेप देते हैं। वो ऐसे देते हैं अंदर से कोई चीज। अब मैं एक और चीज जोड़ रहा हूं, ये सीधे आपके पेपर में आ जाता है, याद रखना है। जो एंडोजेनिक होता है, एंडोजेनिक होता है ये हमेशा सरफेस पर अनइवन चीजें लाएगा। अनइवन का मतलब क्या होगा, भिन्नता का मतलब क्या होगा, उच्चावच लेकर के आएगा। नहीं समझे, जैसे जैसे मान लिया गया कि एक, मान लीजिए ये सरफेस है हमारा, ठीक है, ये सरफेस है। अब इस सरफेस पर अगर कोई भी एंडोजेनिक फोर्स अंदर से कोई बल लग रहा है और ये टूट फूट होने लगा, सपोज करिए यहां से वोल्केनो निकला, सपोज करिए मान लीजिए कि यहां से वोल्केनो निकलता है, यहां से वोल्केनो निकला। अब अगर यहां से वोल्केनो निकला तो यहां पर ये चीजें आएंगी, ऐसे निकलेगा लावा। अब लावा पिघल करके ये पूरा का पूरा एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। और अगर ये एरिया पूरा कवर करेगा तो आपको नहीं लगता है कि यहां पर ये पूरा का पूरा एरिया लावा से कवर होता जा रहा है। और अगर ये कवर होता जा रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इस पर कवरिंग का काम कर रहा है, ये इस पर किसका काम कर रहा है, कवरिंग का। और ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोजेनिक। तो एंडोजेनिक जरा बताइएगा, समानता लेकर आ रहा है या पूरा का पूरा उच्चावच लेकर के आ रहा है। एक यहां देखिएगा ये पूरा का पूरा स्लोप कैसा हो गया, ये यहां का लेवल और यहां का लेवल क्या एक ही रह गया, नहीं। ऐसे ही अगर यहां पर पर्वत बनने लगे, दो प्लेट मान लीजिए आपस में टकराए, पर्वत बनने लगे, तो यहां जो प्लेन था अब ये पूरा का पूरा उच्चावच लेकर के आ गया। मतलब ये कैसा चीज लेकर के आया, अनयूनिफॉर्मिटी लेकर के आता है। तो ध्यान देना है कि जो इंडोजेनिक होता है वो हमेशा चीजों को कैसा करेगा, ऐसे आप हिंदी में समझना चाहें तो बस इतना समझ लीजिएगा कि समतल नहीं करेगा, मतलब कि सतह जो होगी वो भिन्नता लेकर के आएगा, अनयूनिफॉर्मिटी लेकर के आएगा। अच्छा ये देखिएगा जरा, एक्सोजेनिक क्या कर रहा था, एक्सोजेनिक तोड़फोड़ कर रहा था, ये बना रहा है, ये चीजें दे रहा है, ये ऐसे कर रहा है, और इसको तोड़फोड़ करके बराबर करने का काम कौन कर रहा है, एक्सोजेनिक कर रहा है। तो एक्सोजेनिक को हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन करने का काम करता है। क्या करने का काम करेगा, अनाच्छादन करने का काम करेगा। और जबकि एंडोजेनिक क्या काम करेगा, एंडोजेनिक जो होगा वो आच्छादन करने का काम करेगा। मतलब कि यह चीजों पर क्या करेगा, आच्छादित करेगा, कवरिंग करेगा, और ये अनाच्छादित करेगा, मतलब इसको डिनंडेशन के द्वारा इसको हटाएगा। और यही प्रोसेस होता है हमारे लैंडस्केप को शेप देने का। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा यहाँ तक। बस मैंने ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स समझाया। अब यहाँ आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो वही कह रहा है कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं ये कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप को क्या कर रहे हैं, बराबर लगातार क्या कर रहे हैं, शेप देते जा रहे हैं। ठीक, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड। अगर एंडोजेनिक प्रोसेस को, अभी जैसे आपने देखा, मान लीजिए अपने वोल्केनो बनने की प्रक्रिया, या फिर अपने कहीं पर मान लीजिए वोल्केनो बना, या फिर कहीं पर मान लीजिए अर्थक्वेक आया, इन सब चीजों को आपने इग्नोर कर दिया है, मतलब एंडोजेनिक अंदर की चीजों को इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने पर क्या होगा कि आप उसकी फिजियोग्राफी कि वहां पर ही पर्वत क्यों बने, वहां पर ही ज्वालामुखी क्यों निकला, ये सारी चीजें आप नहीं जान पाएंगे। मतलब आप पृथ्वी के सरफेस को अच्छे से नहीं जान पाएंगे जब तक आप अंदर की चीजों को नहीं जानेंगे। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। अब जाहिर सी बात है, पर्वत पर रहने वाले भाई, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, पर्वत पर रहने वाले लोगों की लाइफ अलग होगी। जो आपके अंटार्कटिका वगैरह या ठंडे प्रदेशों में जहां बर्फबारी पड़ रही है वहां पर रहने वालों की लाइफ अलग होगी, मैदानी क्षेत्रों में रहने वालों की लाइफ अलग होगी। तो वही है, ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है संरचना, जो आपके पृथ्वी की संरचना है, ऊपर की संरचना, सतही संरचना,
उसको फिजियोग्राफी बोल रहा है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वन गेट्स एक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट। मतलब कि कह रहा है कि ये आवश्यक है किस चीज को जानना, क्या किस चीज को जानना, जिससे हमारे लैंडस्केप का मतलब जो हमारा सतह का, ऊपरी सतह का जो हिस्सा है, ये बने कैसे हैं, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स और हाउ ए सुनामी वेव्स इज जनरेटेड, कैसे सुनामी बनती है, कैसे हमारा पृथ्वी कांपता है, मतलब अर्थक्वेक कैसे होता है, इट इज नेसेसरी दैट ये होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड द क्रस्ट टू द कोर। अब कह रहा है कि हमने पिछले टर्म में पढ़ा है कि जो मटेरियल है वो क्रस्ट से लेकर के कोर तक अलग अलग लेयरिंग में हुई है, ये बताया था मैंने पिछले टर्म पे। लेयरिंग कैसे बनी थी याद करिए, एक बार टक्कर आकर के जो हैवी मेटल्स थे वो यहाँ बीच में सेंटर में आए थे। फर्दर जब मून का फॉर्मेशन हो रहा था, तो फिर पृथ्वी गर्म हुई थी, गर्म होकर के चीजें पिघली थी, पिघल करके तो फिर वही काम हुआ था, हायर डेंसिटी वाली चीजें यहाँ थी कोर की तरफ। और जैसे जैसे हम सतह की ओर बढ़ रहे थे, यहाँ मटेरियल की जो डेंसिटी थी, घनत्व था, वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। मतलब बाहर की ओर जो लेयरिंग होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और अंदर की ओर जो लेयरिंग होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स विद। क्या इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड, मतलब वो कह रहा है कि ये लेयर कैसे हैं, क्या हैं, इनकी स्टडी कैसे होती है, यही हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे लोग जाने कि ये लेयरिंग, भाई हमने तो ये लेयरिंग कैसे है, कहाँ कौन सा मटेरियल है, जो हम डील कर रहे थे, जो बिग बैंग थियरी में पढ़ा था वही कैसे सत्य है। जो पिछली बार हमने प्लैनेटेसिमल थियरी पढ़ी थी, प्लैनेटेसिमल थियरी ही क्यों सत्य है, क्यों वो ग्रहाणु सिद्धांत, चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत ही हमारा जो है ये वो सही है, उनके हाइपोथेसिस कैसे सही हुए, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेगा। चलिए सबसे पहला, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। इंटीरियर को जानने के सोर्स क्या है। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6370। याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अर्थ रेडियस जो है, मतलब आर ऑफ ई, वो क्या है, वो है 6370 किलोमीटर। ये याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की चीज का डेटा है तो इंपॉर्टेंट है। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, कोई भी अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच सकता। कारण बता चुका हूं पीछे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर भयानक बढ़ेगा, टेम्परेचर भयानक बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मशीन्स नहीं हो पाएंगी, ड्रिल भी नहीं हो पाएगा उतना। सोच रहे हैं कि मतलब कि ऐसे ये हमारे यहाँ से छेदा मार करके यहाँ ट्यूबवेल में लगा दिए, आर पार यहाँ जा रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं, इधर से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, मतलब ऐसा हो जाए तो मतलब ये अर्थ है, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ अमेरिका है, छेद लगा दिए ऐसे छेद, यहाँ से यहाँ अंडरग्राउंड मार करके यहाँ घुस रहे हैं, निकल रहे हैं अमेरिका सीधे। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मशीन काम नहीं करेगी, मशीनरी। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं। क्या? अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट इन सच डेप्थ। अब साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे कोर में लोहा है, नीफे, निकिल है, फेरस है, यही क्यों है, कैसे पता चला, कौन साइंटिस्ट वहां घुसा, कोई नहीं। कहां से पता चला? कुछ थियरी है, कुछ हमारे पास डाटा होंगे, कुछ चीजें जानेंगे हम। कैसे? ध्यान से समझिएगा। A part of information is obtained through the direct observation and analysis of material। कह रहा है ये पृथ्वी की लेयरिंग जानने का या इंटीरियर जानने के दो सोर्स है, एक है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मतलब कि जो सीधे सीधे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भैया देखिए ये ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो वो डायरेक्ट सोर्स है। और इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है कि वो सोर्स जो बता रहे हैं कि ऐसा है क्योंकि ऐसा हुआ होगा या ऐसा ही होगा, तब वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, The most easily available solid earth material is surface rock or the rock we get from mining areas। सबसे जो आसानी से उपलब्ध हमारे पास जो पृथ्वी का मटेरियल है, जिससे पृथ्वी पूरी बनी हुई है, वो कौन है? जहां हम रहते हैं, ये जो हम रह रहे हैं यहाँ, मान लीजिए ये आप हैं, हाथ को एकदम बढ़िया पेड़ लगाए हुए हैं, ये आपका घर है, मकान है मान लीजिए, और आपको लोहा चाहिए तो आप यहाँ पहुंच गए और थोड़ा सा खोद रहे हैं, इसको खोद करके यहाँ गड्ढा बना लिया आपने, और यहाँ से आप लोहा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जहाँ जितनी दूरी तक हमने खोद लिया है, जितनी दूरी तक हम रहते हैं, या ऊपर का सरफेस, ये सब तो पृथ्वी के उन्हीं मटेरियल से मिलकर बने होंगे जिनसे पूरी पृथ्वी बनी होगी।
पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था प्लैनेटेसिमल थ्योरी। तो जाहिर सी बात है, तो हमारे पास जो सबसे सॉलिड मटेरियल, अवेलेबल सॉलिड मटेरियल जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, वो कौन है? सरफेस रॉक है। और वो रॉक्स हैं जिसको हम लोग माइनिंग से निकालते हैं। जैसे गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर गोल्ड माइन है। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। मतलब कि 3 से 4 किलोमीटर पर ही वो इतना गर्म हो जा रहा है कि इससे नीचे फर्दर नहीं जाया जा सकता। Beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portion। अब ध्यान से देखिएगा, एक्सपेरिमेंट के लिए पृथ्वी को छेदा गया है, ड्रिल करके पूरा एकदम घुसा करके चट्टान निकाल करके स्टडी करेंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इमेजिन करिए, सपोज करिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। चलिए सपोज करिए कि एक सेकंड, ये हमारी पृथ्वी है, सपोज करिए। अब अगर ये हमारी पृथ्वी है और हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए इक्वेटर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ये हमारा ये हिस्सा, ये पोल्स है, ये पोल है। ध्यान से सोच के बताइएगा। इधर मतलब घनी आबादी इन क्षेत्रों में रहती है, इन क्षेत्रों में घनी आबादी रहती है। यहाँ पृथ्वी का या भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। अब मैं आपसे कुछ पूछूं, हमें पता है कि पृथ्वी इसी तरह की है, मतलब ये ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी है। ये चपटी मतलब ये बीच वाली लाइन सबसे बड़ी होगी, ये वाली लाइन इससे छोटी होगी। क्लियर? इसका मतलब अगर हम ये बॉल लें और बॉल को ऊपर से नीचे से थोड़ा सा प्रेस करें तो ये कुछ इस तरह का शेप लेगा, और जब इस तरह का शेप लेगा वही चीज उसी तरह की थोड़ी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के शेप को एक नाम दिया जाता है, जियोइड शेप। ध्यान दीजिएगा, जियोइड एक नाम ही दे दिया गया, जियोइड शेप, हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम, जियोइड शेप। अब मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, ये इस पृथ्वी का सेंटर है, कोर है। यहां से एक ये दूरी है जिसको मैंने कहा ए, और जहां से ये दूरी है जिसको मैंने कहा बी। तो नो डाउट ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या होगा, बी से ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाली दूरी चपटी ऊपर से ऐसे चपटी है, इधर से दबा हुआ, तो ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा सबको? इमेजिन। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये दूरी हमारी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो इससे एक फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि यहां के डिस्टेंस कम है, और दूसरी बात, ये एरिया कैसा है, ये एरिया हमारा कोल्ड है, ये एरिया हमारा कैसा है, कोल्ड है। ठीक। अब हमें पृथ्वी के अंदर स्टडी करनी है, पृथ्वी के अंदर क्या करनी है, स्टडी करनी है। जाहिर सी बात है, हम जैसे जैसे डीपर जाएंगे, जैसे जैसे डीपर जाएंगे, अभी हमने पढ़ा है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर की बात है, टेम्परेचर ज़्यादा मैटर करता है, प्रेशर तो भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, हम अगर पोल की तरफ माइनिंग करके, सारी माइनिंग इधर ही होती है, पोल्स की तरफ ही। कारण क्या है माइनिंग के? अच्छा, माइनिंग क्यों कर रहा, माइनिंग मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, ड्रिलिंग मतलब हमें अर्थ के इंटीरियर को जानना था, तो हमने क्या किया कि कुछ दूरी तक ह्यूमन प्रोजेक्ट बनाया जिसमें ड्रिलिंग की गई। ऐसे घर लगा करके पूरे छेदा मार रहे हैं अंदर, पृथ्वी के घुस रहे हैं, तो जितने डीपर जा पाए। तो ये पोल वाले हिस्से को चुनते हैं। कारण क्या, दो, एक तो टेम्परेचर कम रहता है, तो अंदर से अगर टेम्परेचर बाहर ज्यादा है तो बाहर के टेम्परेचर से वो मेंटेन करना आसान हो जाता है थोड़ा। दूसरा, इधर पॉपुलेशन कम होती है, और पॉपुलेशन कम है तो इंटरफेरेंस कम होगा। हाँ, नहीं तो पता चला कि आप यहाँ गोरखपुर में माइनिंग कर रहे हैं, गोरखपुर में ड्रिल मार रहे हैं, दिन भर मशीन जो है वो जाम में फंसी रह गई, तो पॉपुलेशन कम हो तो इफेक्ट पड़े। तो यार इसी वजह से पोल पे ये सारी माइनिंग की जाती है। तो बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज की गई है कि जो ऐसा भी हो रहा है कि अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए साइंटिस्ट हैव टेकन अप ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ क्रस्टल पोर्शन। क्रस्ट के पोर्शन को जानने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, डीपर एकदम ड्रिल कर रहे हैं, खोद रहे हैं पृथ्वी को। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट। 2 मेजर प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशन में ड्रिलिंग, एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो पोल साइड में ही किए जाते हैं, पोल से नजदीक पानी में किए जाते हैं। पानी में क्यों? क्योंकि पहले तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी ऐसे ऐसे गोल नहीं है, पृथ्वी ऐसे कुछ है। अगर हम शेप देखें पृथ्वी का, तो पृथ्वी का शेप कुछ इस तरह का है, ये इस तरह में ओरिजिनल शेप। यहाँ क्या भरा है, यहाँ पानी भरा हुआ है,
यहाँ पानी भरा हुआ है, तो इन्हीं पानी वाले हिस्सों में किया जाता है ताकि जो है हमारा ऐसे लैंड्स रहे, और ये ओशन है तो पहले ही इतनी गहराई हमको मिल जाती है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है अंदर की और चीज़ों को जानना। इस वजह से ओशन में ड्रिलिंग कर रहे हैं। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन। अब डाटा कुछ बदल भी सकता है, लेकिन अभी चूंकि पेपर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आप यही मान के चलिएगा, कोला आर्कटिक ओशन का कोला जो है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। हैज सो फार रीच्ड एट डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर ह्यूमन मेड है, याद रखना है, ह्यूमन मेड है। मैरियाना ट्रंच मत भूलिएगा, 11.8 किलोमीटर, वो आपका किस में जा रहा है, वो नेचुरल है, नेचुरल है। ये कौन है, ये डेप्थ कौन सा है, ये ह्यूमन मेड है। दिस एंड मेनी डीप drilling projects have provided large volume of information through the analysis of material collected in the different depth। अब अलग अलग डेप्थ से क्या की गई, पृथ्वी से घर से निकाल दिया गया, यहाँ से 12 किलोमीटर से निकाला गया मटेरियल, रॉक्स निकाले गए, कहीं और भी 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर रॉक्स निकाले गए। तो अलग अलग जगहों के रॉक्स की स्टडी करने पर हमें यह पता चलता है कि इंटीरियर किस तरह का है। तो कुछ तो लेयरिंग की बात ये हो जाती है, बट आप सोचिए यहाँ रेडियस कितना है, कितना 637, मतलब लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास का रेडियस है, और हम जा रहे हैं 10-12 किलोमीटर, तो क्या ही लेयर निकाल पाएंगे। मतलब ये जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है इससे हमें क्रस्ट की केवल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिलती है, बट पूरे पृथ्वी के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन इससे नहीं निकाली जा सकता। अब आते हैं यहां पर थोड़ा और डीपर जाता है कौन, वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ द ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, अगर पृथ्वी अर्थ सरफेस की बात करें तो यही वोल्केनो है। अब ये वोल्केनो कहाँ से आ रही हैं चीजें, अब हमारे ड्रिल मशीन से तो ज्यादा ही अंदर से आ रही हैं, हमने जो ड्रिल किया उससे ज्यादा आ रही है। तो इससे जो निकलने वाले पदार्थ है, लावा है, मटेरियल है, इनकी स्टडी की जाती है। इनकी स्टडी से भी हमें पता चलता है कि इंटीरियर भाई जो अंदर है वही तो बाहर आएगा, जो खाया है वही तो निकालेंगे, जो अंदर लिया है, अंदर रख करके बैठे हैं, वही जो है माउंटेन लावा के फॉर्म में बाहर आएगा। तो अंदर रॉक्स की स्टडी करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन ऑनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। अब दो चीजें, दो शब्द थोड़ा सा परेशान कर देते हैं कभी कभी, मैग्मा और लावा सेम है, चीजें सेम है, फर्क क्या है, जब तक ये पृथ्वी के अंदर है पिघला हुआ रॉक, मोल्टन रॉक, वो मैग्मा है। जब ये वोल्केनिक इरप्शन वगैरह से बाहर आ गया, क्रैक वगैरह से बाहर आ गया, तो जो बाहर आया निकला मोल्टन वाला हिस्सा वो लावा हो गया। तो मैग्मा जब तक पृथ्वी के अंदर है मैग्मा है, जब पृथ्वी से बाहर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, लावा बन जाएगा। ठीक है, लेबोरेटरी एनालिसिस। ठीक, अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस। ये डायरेक्ट सोर्सेस थे। डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या पढ़ा हमने, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं, एक डीप ओशन है और एक इंटीग्रेटेड ओशन है। अब दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है, दूसरा चीज क्या था, वोल्केनिक इरप्शन था, वोल्केनो है हमारे पास डायरेक्ट सोर्स में। अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब इनडायरेक्टली स्टडी क्या होती है इसको समझते हैं। We know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface towards in the interior is deeper depth। हम जानते हैं कैसे पता चला ये, अरे आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे हम मान लीजिए ये पृथ्वी के अर्थ में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जा रहे हैं तो ऊपर वाले का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वजन होगा, भार होगा, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि भार तो टोटली किधर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये ऊपर का प्रेशर तो लगना ही, इसका भार तो वजन आना ही, और जब वजन आना है तो प्रेशर बढ़ना है, और जब प्रेशर बढ़ना है कहीं पर भी किसी भी चीज का अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं और वो प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाता है तो उसका टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये याद रखना है। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं। मोरओवर इट इज आल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। ये भी हम पढ़ चुके हैं, अभी पिछले ही क्लास में पढ़ाया था कि जब हमारा जितना अर्थ होता है, ये बीच वाला हिस्सा, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है, ये सबसे ज्यादा डेंस है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है। जैसे जैसे हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं हमारा जो डेंसिटी है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब सबसे आउटर सरफेस की डेंसिटी सबसे कम, सबसे लोअर सरफेस की सबसे कम। तो हम कह सकते हैं अगर मैं सरफेस से इनर की ओर जा रहा हूँ, सरफेस टू इनर, सरफेस टू इनर, तो डेंसिटी बढ़ेगी, वही चीज लिखा है। It is also known that density of the material also increase with depth. It is possible to find the rate of change of these characteristics. हम इनका रेट पा सकते हैं, कैसे पाएंगे वही देखना है। अब आप जरा सोचिएगा, ये कोर था, मान लीजिए यहाँ डिफरेंट लेयरिंग हो, हमें नहीं पता अभी कितनी लेयरिंग, कैसे लेयरिंग है। तो आप लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयरिंग का मतलब क्या,
कि चीज़ें हैं फिर बीच में खाली है, ऐसा तो है नहीं। लेयरिंग का क्या मतलब है? लेयरिंग का मतलब है कि इसके अंदर जो मटेरियल है इनकी डेंसिटी बदल रही है। इसकी डेंसिटी कुछ और रही होगी, अगर इसकी ये उसके ऊपर वाले की इसकी डेंसिटी कुछ और हो जाएगी। इमेजिन करिए, इसकी डेंसिटी कुछ और हो जाएगी, इसके ऊपर जो घेरे हुए है। हो सकता है कि जो इसके ऊपर है उसकी डेंसिटी कुछ और हो जाए, इसकी डेंसिटी कुछ और हो जाए, घनत्व अलग जाए, बदल जाए, मटेरियल बदल जाए, चीज़ें बदल जाए इसमें से, तो इनकी डेंसिटी कुछ और हो जाए। हो सकता है कि इसके ऊपर जो सबसे ऊपर हो उसकी डेंसिटी कुछ और हो, ऐसे हो। मतलब हर लेयर में अलग अलग डेंसिटी अगर हमें देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा? मटेरियल बदलेंगे, इस एरिया से इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, सारे एरिया में क्या हो जाएंगे? मटेरियल बदलेंगे। और अगर मटेरियल बदलेंगे तो आप जरा बताइएगा, सबके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी बदलेगा, क्योंकि मटेरियल बदल गया। और प्रेशर बदलेगा तो टेम्परेचर भी बदलेगा। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम अगर अर्थ के इंटीरियर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर जाएं तो एक समान रूप से जो है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है ना। जब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कभी टेम्परेचर और प्रेशर किसी और रेट से बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर के बाद जब हमारा लेयर बदलेगा तो टेम्परेचर और प्रेशर किसी और रेट से बदलने लगेगा। बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मटेरियल क्या हो रहा है? बदल रहा है। मटेरियल कैसे पता चल रहा है बदल रहा है? पिछले टर्न पे याद करिएगा, प्लैनेटेसिमल। अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए एक स्टडी है, थोड़ी सी आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। कारण क्या है ना कि थोड़ी बोरिंग लगने लगती है, बट कोशिश करूंगा मैं धीरे धीरे और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने का। मजा तब आएगा जब आप एक दो चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सीधे कॉन्सेप्ट पे पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी सीरीज थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर मैं सीधे टॉपिक वाइज और सीधे क्वेश्चन वाइज चीज़ लेकर आऊँगा। तो दोनों सीरीज चलेगी, एक हमारी एनसीईआरटी सीरीज भी, क्योंकि ये याद रखिएगा, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस होना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है, आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। एक बार मन लगा करके पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कभी जियोग्राफी में कभी टेंशन पाएंगे ही नहीं। जियोग्राफी के टेंशन पूरी तरह से समाप्त। चाहे आप सिविल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिएगा, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खासकर जियोग्राफी की। चलिए फिर कह रहा है, नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ्स। वो साइंटिस्ट ने अलग अलग किया है ये थिकनेस जानते हुए। द डिटेल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक विद रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। बाद में इनका डिस्कस किया गया है। अब यहाँ तक इनडायरेक्ट सोर्स में क्या पता चला? इनडायरेक्ट सोर्स में हमने प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से क्या किया? लेयरिंग को क्या किया? बांटने की का प्रयास किया कुछ अलग अलग हिस्सों में। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो हमारा लेयर जो टेम्परेचर प्रेशर है वो अलग अलग रेट से बढ़ेगा। Another source of information are the meteors that the time reach the earth. However, it may be noted that material that becomes available for analysis from meteor is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. ये क्या है? करा हमारे पास अर्थ है, अर्थ है माने कुछ बढ़िया अर्थ है, सुंदर अर्थ है, ग्रीन हरियाली पूरा लगी हुई है। तब तक एक भैया जी यहाँ से मिटियोर, मतलब जिसको क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड कहते हैं, ये आए और आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। अब आप जरा सोचिएगा, ये कहाँ अंतरिक्ष में घूम रहे होंगे ऐसे, आज चलो घूमते हैं, आज चलो पृथ्वी पर गिरते हैं, नहीं। अरे ये भी तो तब का जो हमारा जो ये मिटियोर है, ये मिटियोर भी तो तभी तब बना होगा जब हमारा अर्थ बना होगा, उसी मटेरियल से बना होगा। तो अगर हम ये बड़े पिंड के अंदर नहीं जा सकते तो ये छोटे पिंड की स्टडी कर लें तो कुछ तो अंदाजा मिल जाएगा कि ये कैसे बना होगा, कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो मिटियोर की स्टडी से कह रहा है कि आप अर्थ में थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, कम से कम ये पता चल जाता है कि चीजें कैसे बनी है, कौन से स्ट्रक्चर में है, तो ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। अब ये अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, कह रहा है। अब अलग अलग और इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं? ग्रेविटेशन है, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पर ग्रेविटेशन किधर लगता है? सेंटर की ओर लगता है, चाहे जिधर रहिए ये हमेशा अंदर की ओर ऐसे ही खींचना चाहेगा, सेंटर की ओर लगता है, ये ग्रेविटेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पृथ्वी पर एक कौन सा फील्ड चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, ये नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है। अभी ये पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी जो इस समय में है वो है क्या? नॉर्थ के साइड में हमारा साउथ पोल है मैग्नेट का, और जो साउथ है इधर हमारा कौन सा? नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ऐसे एकदम एग्जैक्ट इसी तरफ नहीं है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, ये
इस तरह से वो पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार चीज़ है ये, कि बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। सिज्मिक एक्टिविटी, सिज्मिक एक्टिविटी का क्या कह रहा है, सिज्मिक क्या है इसको समझिएगा। मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, अर्थ है, अर्थ के अंदर चीज़ें कुछ हलचल होंगे। इंडोजेनिक याद करिए, इंडोजेनिक क्या होगा, कैसे होगा, सब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बस अभी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे, अभी मतलब हेल्प कर रहा हूँ वर्ड्स को समझने। ये इनके अंदर कुछ भी अगर हल्का सा हिले तो ट्रिमर होगा। ट्रिमर का मतलब कंपन होगा, और कंपन होगा तो अगर आप सपोज करिए आप अपने चौकी पर, तख्त पर, बेड पर, कहीं पर सॉलिड चीज पर एक तरफ कान लगाइए और एक तरफ अगर ठक ठक की आवाज करिए तो वाइब्रेशन वहां से होकर के आपके कान तक पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? अगर एक तरफ कान लगाए तो एक तरफ ठोक रहे हैं, मतलब कि आप हल्का सा अगर वहां पर आपने ट्रिमर, हल्का सा वाइब्रेशन वहां पर किया तो वो वाइब्रेशन फैल करके यहां पहुंचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ इतना बड़ा है और अर्थ के किसी एक कोने में हल्का सा भी कोई बदलाव हो रहा है तो ट्रिमर तो यहां तक पहुंच ही जाएंगे। और यही ट्रिमर जो होता है, यही जो कंपन है, इसको सिज्मिक कहा गया। क्या बोला गया? सिज्मिक एक्टिविटी। ठीक है, सिज्मिक एक्टिविटी ये होगी। ठीक, द ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। आप थोड़ा सा ग्रेविटेशन इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये है क्या। आइए फिर आते हैं पृथ्वी पर। ये है हमारा पोल, ये है हमारा पोल, और ये है हमारा इक्वेटर। अगर इसका नाम लिया जाए तो इसको कहा जाता है इक्वेटर। हिंदी वालों, भू मध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। इसको 0 डिग्री से दिखाए। अक्षांश है ये, अक्षांश और लैट वो क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी जानिएगा। ये 0 डिग्री है, और ये अगर पूछा जाए यहाँ का अक्षांश तो ये 90 डिग्री है। ये बिंदु होते हैं 90 डिग्री, बाकी सब लाइन्स है। ठीक है, अब आते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, जैसे मान लिया गया, अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे कि यहां से यहां जाने पर हमारा डिग्री बढ़ रहा है, मतलब लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश, ये क्या है सारे? अक्षांश। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे हम नॉर्थ की ओर बढ़ें और चाहे हम साउथ की ओर बढ़ें, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये 0 to 90 बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ेंगे, अब ध्यान समझिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अफेक्ट कैसे करता है, क्या क्या चीजें होती है। मैं थोड़ा सा कुछ चीजें दिमाग में बैठा रहा हूं, वो आप समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुनिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो हमारा भूमध्य रेखा होता है, यहां पर सबसे बड़ा रेडियस होता है। सबसे बड़ा क्या होगा? रेडियस पृथ्वी का। और ये जो हमारा पोल वाला हिस्सा होता है, यहां रेडियस सबसे कम होता है। खुद देख देख के ही लग रहा होगा कि इधर आपकी इस साइड में, आपके इस साइड में पृथ्वी चौड़ी है और इस साइड में पृथ्वी क्या है? पतली है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली दूरी क्या होगी? कम होगी, और ये वाली दूरी क्या होगी? ज्यादा। ठीक, अब आते हैं इसको देखते हैं। अगर ये यहां से ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो ध्यान देना है, मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पर इस हिस्से पर, ये इस लाइन पर, इस हिस्से में यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जीएफ, अरे जीएफ का मतलब वहां मत जाइए, ये जीएफ, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। कहां? इस पर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये सबसे कम यहां पर होगा, यहां भार सबसे ज्यादा कम होगा। मतलब अगर आप कोई भी चीज लेकर के आते हैं पृथ्वी पर, वो सबसे कम भार उसका कहीं पर हो तो वो यहां होता है। और जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ेंगे, यहां यहां पोल की ओर, पोल 90 डिग्री पर, यहां हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम होता है। वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। तो जाहिर सी बात है, इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम चीनी इक्वेटर पर तौल रहे हैं और वही चीनी आप पोल पर तौलने लगे तो इसके भार में ज़्यादा आएगा। हाँ, तो ऐसा करते हैं सर जी कि यहाँ से खरीद लेते हैं, यहाँ बेच देते हैं। अरे प्रभु, यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाने में पैसा भी तो खर्च होगा। तो वो यही चीज़ समझिए कि यहाँ, चूंकि यहाँ लोग है नहीं, कोई है नहीं, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ जो है जाने पर, इक्वेटर टू पोल जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। बात समझ में आ गया? यही चीज़ इस लाइन में लिखी गई है। क्या दिखेगा? इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस द इक्वेटर।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस, अलग अलग होता है. इट इज ग्रेटर नियर द पोल, लेस एट द इक्वेटर. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल्स. वही चीज बताया जो कि जो इक्वेटर पर हमारा ग्रेविटी जो रेडियस है वो ज़्यादा है और पोल्स पर जो रेडियस है वो कम है. असल में फार्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 अपान या MEM अपान RE स्क्वायर. ये RE क्या है? पृथ्वी का रेडियस है. पृथ्वी का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, पृथ्वी का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा. पृथ्वी का रेडियस जितना कम होगा, ये उतना ज़्यादा. तो बहरहाल ये फार्मूला आपको नहीं भी याद रखना है. आपको जो याद रखना है बस इतना याद रखना है कि पोल पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और इक्वेटर पर सबसे कम. ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया. द ग्रेविटी वैल्यू आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल. अच्छा, अब ये हमको भी पता है, ध्यान से समझिएगा कि ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, दो बॉडी के बीच, मान लीजिए ये दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, इसका वजन है m1 और इसका वजन है m2. जब भी न्यूटन ने कहा कि जब भी दो बॉडी जिनके मास होंगे ये दोनों ब्रह्मांड में एक दूसरे के पास रहेंगे तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे? खींचेंगे. दोनों खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, m1 वाला जो है m2 को खींच रहा है, m2 वाला जो है वो m1 को खींच रहा है. अब अगर खींचेंगे ये तो ऑब्वियस सी बात है कि खींचेंगे तो कौन खिंचाएगा? तो याद रखिएगा, जिसका मास बड़ा वो दूसरे वाले को अपनी तरफ, उसका पुलिंग पावर उतना ज्यादा तेज होगा जिसका मास बड़ा होगा. यहां दिख रहा है m2 इज ग्रेटर देन m1. ये समझ में आ गया? जितना मास, मतलब मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड कर रहा है. हायर मास हायर ग्रेविटेशनल फोर्स, लोअर मास लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? ध्यान दीजिएगा. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू. कह रहा है क्या पृथ्वी हमारी जो अंदर मटेरियल बना है, जितने भी लोग यहाँ पे अंदर चीजें मटेरियल बनी है जिनसे ये पृथ्वी बनी हुई है, क्या सारे मटेरियल एक ही मास के हैं? नहीं. पिछले टर्म पे जाना था हमने, हायर डेंसिटी वाला इधर है, लोअर डेंसिटी वाला बाहर की ओर है. इसका मतलब मास अलग अलग है. अगर मास अलग अलग है तो सारे के सारे जो मास अलग अलग होंगे सब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करेंगे? अलग अलग फील करेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे. वही चीज कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर. अब इसी तरह से कई और भी फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड कर रहा है. तो हमने ये क्या जाना? हमने जाना कि इनडायरेक्ट सोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वैल्यू रख रहा है. ठीक है, आगे. These readings differs from the expected values. ये रीडिंग जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिपेंड करती है. Such difference is called gravity anomaly. अब ग्रेविटी अनोमली क्या होती है, ग्रेविटी भिन्नता क्या होती है, ये ध्यान से देखिएगा. ये सवाल आपसे पूछ लेता है. तो ग्रेविटी जो अनोमली है वो इसको बोल रहे हैं कि जो जगह जगह आने पर क्या बदल जा रहा है? बदल जा रहा है क्या चीज? एक सेकेंड. कह रहा है द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स. दीज रीडिंग डिफर्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू. सच डिफरेंस मतलब कि जो ग्रेविटी का बदलना है पॉइंट टू पॉइंट, प्लेस टू प्लेस, उसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं. ऐसे पूछ लेगा एक नंबर पे, ग्रेविटी एनोमली किसे कहते हैं? अब खोजते रहिए ग्रेविटी एनोमली. तो ग्रेविटी एनोमली क्या है बताया अभी मैंने कि दो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है. पहला चीज डिपेंड कर रहा है उसके लैटिट्यूड पर. जितना हायर लैटिट्यूड उतना ज्यादा ग्रेविटी, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना हाई. दूसरा, हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट मासेस से मिलकर के बना हुआ है, तो अलग अलग मास अलग अलग एक्सपीरियंस करा रहेंगे ग्रेविटी. इससे भी डिफर कर सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, एकदम समझ लीजिएगा कि नेग्लिजिबल होते हैं इतने कम, लेकिन कर तो रहा है थोड़ा बहुत. अब वो उसी को क्या बोला रहा है? ग्रेविटी एनोमली करा. ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल. अब जाहिर सी बात है, अगर ग्रेविटी अलग अलग आ रही है तो, और वो भी पोल और इक्वेटर की तरफ जाने के बाद दूसरे तरीकों से आ रही है, इसका मतलब मास में पक्का जरूर डिफरेंस है. हमारा मास तो नहीं बदल रहा है, हम तो भाई जहां है जैसे है उतने ही है, लेकिन इसका मतलब अर्थ के अगर अलग अलग प्लेसेस पर जाने पर हमारा मास या ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है. दैट मीन कि जो हमारा अर्थ है वो अलग अलग मासेस से मिलकर के बना हुआ है. ठीक है, वही कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के क्रस्ट में है. मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द crustal portion and thus provide information about the distribution of material in this part. जो मैग्नेटिक सर्वे होते हैं
ये भी क्रस्ट में अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन, आगे देखेंगे। सिज्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। सिज्मिक मतलब वही कंपन। अब कंपन कब आता है, कब आता है, भूकंप। भूकंप जब आता है तो भूकंप से हम जो है अर्थ के सरफेस की अच्छी खासी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हेंस वी शैल डिस्कस इन सम डिटेल। अब सम डिटेल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है, कैसे है, कैसे आता है, इनके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये आपका जो एनसीईआरटी सीरीज़ है, जब इसके 4 से 5 चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट, तो साथ ही मैं एक अलग क्लासेस भी चलाऊंगा, जिसमें ये तो भाई इनके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद तो ये सबके लिए है, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको भाई क्या चाहिए, उनको क्विक समरी चाहिए, उनके पास इतना धैर्य और पेशेंस नहीं होता कि ये पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, कहेंगे हमको क्यों पढ़ना है, हमको आईएएस नहीं निकालना है। लेकिन बात मानिएगा कि ये आपका, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत कारगर होने वाली है। लेकिन बहरहाल दूसरे स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखते हुए कि भाई जिनको कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, एक जल्दी ही मैं सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें मैं सीधे पॉइंट वाइज चीज़ें पढ़ाऊंगा, और उस पॉइंट वाइज चीज़ों को नोट्स क्वेश्चंस के साथ हम लोग करेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज़ एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, पूरी 11th और 12th तक मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा जियोग्राफी। और आई होप क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, गुड नाइट।